वेलकम बैक लर्नर्स। आज हम एक क्लस्टरिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम के मींस क्लस्टरिंग और डीबीज के हम क्लस्टरिंग के कोड को स्क्रैच से लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए आइए समझते हैं कि हमारा वर्क फ्लो होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम मॉल कस्टमर डेटा को लोड करेंगे, उसके बाद उसमें हम प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि हम चेक करेंगे क्या उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है, हम फिल करेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या कोई वैल्यू डुप्लीकेट है तो उसे हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ फीचर्स में डेटा एनालिसिस चार्ट की मदद से करने वाले हैं। उसके बाद हम के मींस और डीबी स्कैन को इम्प्लीमेंट करेंगे। के मींस के लिए जो के की वैल्यू फाइंड करने का मेथड होता है, एल्बो मेथड, उसे हम स्क्रैच से आपको समझाने वाले हैं और के की बेस्ट वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। उसके बाद हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एक डॉकर इमेज में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि उस डॉकर इमेज को यूज़ करके हम मॉडल को डिप्लॉय कर सकें। उस डॉकर इमेज को हम डॉकर हब में अपलोड करेंगे और उसके बाद इस डॉकर इमेज को हम रेंडर में डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट वर्कफ्लो रहने वाला है। चलिए इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले कुछ हम थ्योरी समझ लेते हैं। तो देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपके पास कोई भी टारगेट फीचर नहीं होता है। जैसे कि अभी तक आप प्रोजेक्ट करते थे कि आपको कुछ वैल्यू दी होती थी, मान लीजिए ऐज, सैलरी, और आप प्रेडिक्ट करते थे कि प्रमोशन होगा कि नहीं, है ना? तो इसके लिए 1-0 करके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आप मान लीजिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती थी जिसमें आपको ये टारगेट वेरिएबल दिया होता था। लेकिन देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, ये जैसे आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है? ये आप छोड़िए क्योंकि गूगल से फोटो लिए तो ये लिखा हुआ है, तो इससे अभी मतलब नहीं। यहाँ पे मान लीजिए ये आप सिंपल ऐज है एम्प्लॉयी की, ठीक है? और ये सैलरी है। ठीक है? ये वैल्यूज़ पे भी मत जाइएगा। ये जो सैलरी है और जितने भी हमें डेटा पॉइंट दिए हुए हैं, उनको हमने स्कैटर प्लॉट से इस तरह से प्लॉट कर दिया है। देखिए अगर आप सिर्फ़ इस तरह का चार्ट देखोगे, तो आप कुछ भी डेटा से मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। यानी कि अगर आप मान लीजिए जैसे ये सुपर अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग की प्रॉब्लम है, हम क्लस्टरिंग अप्लाई करने वाले हैं, तो सिंपल इन डेटा पॉइंट्स को देख के हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसमें हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं, तो देखिए डेटा किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये जिसकी भी देखिए जैसे ऐज कॉलम ऐज था और ये आपका सैलरी है। तो अब यहाँ से जैसे ये रेड पॉइंट है, इनमें क्या है, हाई ऐज है और सैलरी भी इनकी हाई है। तो एक क्लस्टर देखिए ये बन गया। कैसे बना ये सब आपको आपको समझाएँगे। लेकिन अभी आप समझिए जैसे एक क्लस्टर ये बना, दूसरा क्लस्टर ये बन गया और तीसरा क्लस्टर ये बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्लस्टर वाले क्या है, इनकी एज भी ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है। तो देखिए अगर इनकी सैलरी ज़्यादा है तो खर्च भी ज़्यादा करने के पोटेंशियल रखते हैं। तो इनको हम अलग तरह का कोई एक मान लीजिए मार्केटिंग कैंपेन दिखा सकते हैं, एड्स दिखा सकते हैं, क्योंकि इनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। इनका क्या है, इनकी परचेजिंग पावर कम है, तो इनको अलग तरह से हम डील कर सकते हैं। यानी क्लस्टरिंग करने का जो फ़ायदा होता है वो हर डोमेन में होता है। आप इसको मार्केटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लस्टरिंग में जो आज हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ये हमारा मॉल के यूज़र्स का डेटा है, यानी कस्टमर्स का डेटा है। अलग-अलग टाइप के लोग मॉल्स को विज़िट करते हैं और परचेज़ करते हैं, तो उनका डेटा कलेक्ट किया गया है ओवर द टाइम और उस पे ही हम आज ये क्लस्टरिंग अप्लाई करने वाले हैं ताकि उन कस्टमर्स को हम अलग-अलग क्लस्टर में बाँट सकें, ताकि मॉल जो है कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी मार्केटिंग की लगा के इस पे फ़ायदा उठा सके। वेलकम बैक गाइस। आज हम एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में काम करने वाले हैं, यानी इसमें हमें टारगेट वेरिएबल नहीं दिया होता है। तो हमने डेटा सिलेक्ट किया है, देखिए मॉल कस्टमर सेगमेंटेशन डेटा, ये आपको लिंक देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और जो भी आज कोड करने वाले हैं उसका भी आपको गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए जो डेटा है ये मॉल में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स का है। हम उनको क्लस्टर में सेगमेंट करेंगे, यानी कि जैसे कोई कस्टमर है उसका कुछ बिहेवियर होता है, यानी किसी मॉल में जाने का वो कितना खर्चा करता है, उसकी क्या एज है, क्या उसकी इनकम है, तो इस तरह का डेटा कलेक्ट किया गया है। उसके बेसिस पे हम कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में बाँटने वाले हैं। यहाँ सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके आगे का कोड हम लोग वीएस स्टूडियो में करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने सिंपल यहाँ पे डेटा ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे एक हम जुपिटर नोटबुक बनाते हैं, क्लस्टरिंग डॉट आईपीवाईएनबी नाम से एक फाइल बनाते हैं और इसमें हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं अपना। तो एनवायरनमेंट के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई एनवी स्क्रिप्ट्स। आपको होप सो कि एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना, क्रिएट करना आता होगा। और ये देखिए माई एनवी लिख के आ गया। यहाँ सिंपली करना करा कुछ नहीं हमने, माई एनवी के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट है, ये देखिए माई एनवी के अंदर गए, ये स्क्रिप्ट्स के अंदर गए, ये एक्टिवेट, ये फाइल को हमें एक्टिवेट करना होता है। तो सिंपली हमने एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लिया। आपको भी देखिए करना चाहिए ताकि आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करो वो पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए हो और उसको बाद में आज हम इसमें तो डॉकर इमेज बना के उसको अपलोड भी करने वाले हैं डॉकर हब में। तो एक सेपरेट आप एनवायरनमेंट बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको सिंपली आपने बना लिया, एक्टिवेट कर लिया। अब इसमें सिंपली आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जिसपे हम काम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो पिप इंस्टॉल। एक तो हम आज स्ट्रीमलीट में इसका फ्रंट एंड बनाएँगे, वो लिख लीजिए। उसके बाद पांडास में काम करने वाले हैं, नमपाई में काम करने वाले हैं, मैटप्लॉटलिब में प्लॉट्स बनाने के लिए काम करेंगे, सीबॉन में कुछ चार्ट्स बनाएँगे और साथ में हुँ, साइकिट-लर्न, इसमें कुछ एल्गोरिदम्स हम अपनी क्लस्टरिंग की यूज़ करने वाले हैं। आप सिंपल इसको इंस्टॉल करने के लिए आप एंटर दबाओगे, तो आपकी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने वीडियो शूट करने के पहले इंस्टॉल कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपल सारी इंस्टॉल है, हम सीधे इस पे काम करना शुरू करते हैं। तो सिंपल देखिए ये डेटा है, इसके वो पहले लोड करते हैं, लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइल्स जो जो भी लाइब्रेरीज़ हमको लोड करनी है, पांडास एसपीडी पहले एक बार हम लोड कर लेते हैं, फिर आपको ये सब बताते हैं। मतलब देखिए हमने सारी यहाँ पे लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल कर लिया इंपोर्ट कर लिया सॉरी। अब इसके आगे इसका काम शुरू करते हैं। तो पहला सेल स्पेलिंग कहाँ गलत है? वार्निंग्स की स्पेलिंग गलत है। सही लिखिए। फ़िल्टर वार्निंग्स इग्नोर। अच्छा ये वार्निंग्स को इंपोर्ट करना हम भूल गए हैं। इंपोर्ट वार्निंग्स हाँ, अब दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया सीधे इग्नोर कर दिया लेकिन उसको इंपोर्ट नहीं किया था, अभी हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल हम जल्दी से डेटा लोड कर लेते हैं।
और आपको दिखाते हैं इस डेटा के अंदर है क्या। बहुत ही छोटा डेटा है, केबीज में होगा ये डेटा। तो जो हम इमेज बनाएंगे डॉकर इमेज, इसको अपलोड मतलब डिप्लॉय करने के लिए, तो इमेज भी ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो उसको अपलोड करने में भी दिक्कत नहीं होगी। मॉल कस्टमर डॉट CSV, सी कैपिटल है यहाँ पे। इसको हम जल्दी से PT डॉट रीड CSV मॉल कस्टमर्स, कस्टमर्स है। हाँ, डेटा में लोड हो गया। अब आपको जल्दी से डेटा का हेड दिखाते हैं। हाँ, तो सिंपल यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, ये 3-4 कॉलम दिए गए। एक तो सिंपल कस्टमर आईडी, उसका जेंडर क्या है, एज क्या है, एनुअल इनकम डॉलर में दी गई है, और स्पेंडिंग स्कोर को 1 टू 100 रेट किया गया है। मतलब कोई कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वहाँ पे आने के बाद, उनको सिंपली 1 टू 100 स्केल कर दिया गया है। 81 मतलब ज़्यादा और 6 मतलब कम, वही रिलेटिव है। तो इस तरह का इसमें डेटा है। तो देखो हम करने क्या वाले हैं आज, हम ये एनुअल इनकम और ये स्पेंडिंग स्कोर लेके आज क्लस्टरिंग करने वाले हैं, ठीक है। आप कोई और 2 कॉलम लेके कर सकते हो। कस्टमर आईडी तो देखिए लेना बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला है, तो नंबरिंग की गई सिंपली। जैसे-जैसे कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया गया होगा, उसी हिसाब से इनकी नंबरिंग कर दी गई। तो इन चारों में से कोई भी 2 लेके आप बना सकते हो, लेकिन एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर को लेके हम आज बनाने वाले हैं। अब जल्दी से हम डेटा का शेप देख लेते हैं, कितनी रोज़ हैं। देखिए कॉलम तो आपको दिख रहा है, लेकिन रोज़ कितनी है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 200 रोज़ हैं, 5 कॉलम है। ये जो 5 कॉलम आपको दिख रहा है, 200 बहुत छोटा-सा डेटा सेट है। अब जल्दी से इसका न्यूमेरिक जितने भी न हैं इनकी हम स्टैटिस्टिक देख लेते हैं कॉलम्स की। हाँ, तो कस्टमर आईडी देखिए बेकार है। अब ऐज में देखिए क्या वही 200 दिखा रहा है, मैक्सिमम रोज़ है। 38 देखिए मीन ऐज है। यानी आप ये कह सकते हो कि थोड़ी-सी यंगर पॉपुलेशन मॉल्स में ज़्यादा आती है, और वो जो कि ट्रू भी होता है सिनेरियोज़ में। उसके बाद मिनिमम 18 ऐज दी गई है, मैक्सिमम 70 है। और एनुअल इनकम में तो देखिए आप मिनिमम 15 और 137, इसको लगता है स्केल किया गया होगा के डॉलर्स में। अच्छा, अच्छा। नहीं, स्केल नहीं है, नॉर्मली है। उसके बाद क्योंकि ये 15 के है ना, बेसिकली $15,000 है ये। और उसके बाद स्पेंडिंग स्कोर ये सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं इस पे। कुछ प्लॉटिंग करें चार्ट्स पे, ताकि हम समझ सकें इसको कि क्या इन कॉलम्स में छिपा हुआ है। तो इसको हम हेडिंग डाल देते हैं। हुँ। अब सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले देखिए इस जेंडर कॉलम पे हम काउंट प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते हैं काउंट प्लॉट को, ताकि देखते हैं इनमें कितने कितना रेशियोज़ है फीमेल मेल का। उस हिसाब से हम डेटा जेंडर, तो कलर हम रख लेते हैं, फेवरेट कलर हमारा रेड। इसको रन करते हैं। तो ये देखिए शॉपिंग के लिए देखिए फीमेल्स ज़्यादा आती हैं मेल से, जो कि इन रियल लाइफ भी ट्रू है। तो वही हमारा डेटा यहाँ पे जेंडर को बता रहा है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन मेल फीमेल्स का नंबर जो है मेल से ज़्यादा है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो भी डेटा सेट है, इसमें ये जो जितने भी न्यूमेरिकल फीचर हैं, एज, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर, इस पे एक लूप लूप लगा के इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट प्लॉट करते हैं। तो लिखते हैं बेसिकली अपना हिस्टोग्राम, प्लॉट हिस्टोग्राम। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले इनको एक लिस्ट में सेव कर लेते हैं। कॉल्स इक्वल टू, हाँ, ये सजेशन में आ गया। ये तीनों को हम लेते हैं, इस पे अब एक लूप लगाते हैं फॉर कॉल इन कॉल्स। अब इस पे हम एसएनएस डॉट डिस प्लॉट प्लॉट करते हैं डेटा का। एक एक करके कॉलम यहाँ पे वैल्यू आएगी। कलर अपना वही फेवरेट रेड ले लेते हैं फिर से, और के डी इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बेटर समझ में आए। इसको हम रन करते हैं। तो देखिए तीनों कॉलम के प्लॉट हो गए हिस्टोग्राम। तो अब देखिए सिंपल क्या है, एज का तो हमें देख के यहाँ पे सिंपल लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एज के जो लोग हैं 35 के आसपास वाले आते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो इनका नंबर भी देखिए कम हो जाता है। ये नॉर्मल भी है कि बड़े जो हैं किसी के सपोर्ट में आएँगे, बाकी यूथ वैसे भी ज़्यादा स्पेंड करता है, तो मॉल की तरफ जाता है। उसके बाद ये दूसरा देखिए एनुअल इनकम का है, कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, मतलब उनकी 60 टू 80 के आसपास पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा एनुअल इनकम है। और जैसे-जैसे एनुअल इनकम बढ़ती है, तो वही मतलब लोगों का काउंट भी कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा सैलरी में तो कम ही लोग होते हैं। और तीसरा अपना ये स्पेंडिंग स्कोर है, तो जो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है वो 45 की एज के आसपास के लोग कर रहे हैं। वैसे पूरा ही इवन है देखा जाए तो, लेकिन 45 की एज वाले सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। अब इन्हीं तीनों ये न्यूमेरिक कॉलम्स का हम कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, ताकि देखते हैं ये आपस में कितना कोरिलेटेड है। तो सिंपल सीओ कोरिलेशन डेटा, इसके अंदर क्या-क्या फ़िल्टर करने वाले हैं, वो सारे अ, ये देखिए एज हो गया, एनुअल इनकम हो गया, स्पेंडिंग स्कोर हो गया, हाँ ठीक है। और इसका कोरिलेशन निकाल लेते हैं। तो इसको हीट मैप में हम दे देते हैं, ताकि हमको बेटर विजुअलाइज़ेशन हो कलर्स के साथ। कैनॉट इक्वल टू ट्रू हो गया, और कलर चुन लेते हैं सी मैप, हाँ एक कूल वार्म। अब इसको हम रन करते हैं। ये देखिए प्लॉट हो गया। ये देखिए जो रेड वाले पोर्शन है वो ज़्यादा कोरिलेटेड है, और जो ब्लू वाले हैं वो नेगेटिव कोरिलेटेड है। तो हमें देख के लग रहा है कि कोई ज़्यादा कोरिलेटेड तो है नहीं, लेकिन एज और स्पेंडिंग स्कोर थोड़ा नेगेटिव कोरिलेटेड है, और बाकी सब तो नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। तो कोरिलेशन में इस मैट्रिक्स से तो हमें कुछ खास पता नहीं चला।
अब इस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को समझने के लिए जो सबसे पहले एल्गोरिथम समझने वाले हैं वो के मीन्स क्लस्टरिंग है। तो देखिए इसकी बहुत सिंपल ही होती है, इसमें आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल स्टेप्स होते हैं जो आपको सिंपल समझिए लूप की तरह आपको अप्लाई कर देना होता है, तो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हो जाती है। तो चलिए इसको इस एग्जांपल को हम इन स्टेप्स के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट द नंबर्स के टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लस्टर। तो यानी यहाँ पे जो के मीन्स क्लस्टरिंग के होती है इसकी वैल्यू हमें बतानी होती है। तो सबसे पहला स्टेप तो देखिए ये के की हमें वैल्यू डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए आपको के की वैल्यू मालूम है, ठीक है? अब कैसे मालूम है, क्या होगी, ये अभी आप छोड़िए। के की वैल्यू मान लीजिए आपको 2 है, ठीक है? उसके बाद सिलेक्ट रैंडम के पॉइंट्स और सेंट्रोइड्स, यानी कि ये देखिए डेटा पॉइंट्स हमें दिए होते हैं, इन्हीं में से कोई 2 डेटा पॉइंट, कोई भी रैंडम 2 डेटा पॉइंट को आप सेंट्रोइड मान लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने इन 2 डेटा पॉइंट्स को सेंट्रोइड अपना मान लिया, ठीक है? इसको क्लियर रखते हैं ताकि समझना भी है, ठीक है? तो हमने क्या किया बेसिकली इन 2 डेटा पॉइंट्स को इन्हीं देखिए यही जो डेटा पॉइंट यहाँ पे थे इन्हीं को हमने क्लस्टर यहाँ पे मान लिया। उसके बाद देखिए ये स्टेप हो गया, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रोइड, इनको सेंट्रोइड बोलते हैं, जो हमने 2 पॉइंट्स को ब्लू और ग्रीन से दिखाया वो ये सेंट्रोइड है, ठीक है? असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रोइड, यानी जितने भी अब ये बाकी बचे डेटा पॉइंट है ये सारे, इनकी डिस्टेंस हम इन सेंट्रोइड से कैलकुलेट करेंगे। जो जिसके क्लोज होगा हम उसको उसी क्लस्टर में असाइन कर देंगे। जैसे ये देखिए ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये ग्रीन से ज़्यादा क्लोज ब्लू के हैं, ठीक है? ये सारी डिस्टेंस कम है इस ग्रीन से, तो क्या करेंगे हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे ये सारे पॉइंट जो कि देखिए क्लोज़ हैं इस ब्लू के, तो इसको हम ब्लू देखिए यहाँ पे कर देंगे, ब्लू से कन्वर्ट कर दिया। तो ये ग्रीन वाला खाली इन 3 पॉइंट के क्लोज़ था, इनको देखिए हमने ग्रीन से कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्टेप भी हो गया। उसके बाद कैलकुलेट द वेरिएंस एंड प्लेस अ न्यू सेंट्रोइड फॉर ईच यूज़र। अब जब ये स्टेप हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, अब ये जो ये दोनों सेंट्रोइड थे इनकी हमें फिर से मूव करना पड़ेगा। क्यों मूव करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो क्लस्टर बना है, ठीक है? ब्लू पॉइंट्स का, इसका हम मीन निकालेंगे। अब मीन से मतलब देखिए क्या होता है, ये जैसे ये डेटा पॉइंट है कोई, ठीक है? अब ये डेटा पॉइंट किन्हीं 2 चीज़ स्कैटर प्लॉट है, इन्हीं 2 डायमेंशन में ये डेटा पॉइंट है, यानी इसकी 2 वैल्यू होगी, मान लीजिए ये एज है और ये सैलरी है। तो एज का मीन और सैलरी का मीन आप निकालो, इस तरह से आप सारे पॉइंट्स के लिए निकालोगे। जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, तो देखो जब आप इन सभी प इस क्लस्टर का जब आप मीन निकालोगे, तो ये जो ब्लू पॉइंट है ये थोड़ा साइड में आके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इन सबका मीन जो है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, इस स्टेप में यही देखिए हुआ है कि ब्लू वाला थोड़ा यहाँ पे आ गया, ग्रीन वाला जो है इनके थोड़ा ऊपर क्लोज़ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये हो गया। उसके बाद रिपीट द थर्ड स्टेप व्हिच मीन्स रीअसाइन ईच डेटा पॉइंट, यानी ये 3 और 4 जो स्टेप हैं ये लूप में लगाए जाएँगे, ये दोनों लूप में होंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हर पॉइंट का इस स्टेप को अप्लाई करने के बाद हर पॉइंट का हम दूसरे इस सेंट्रोइड से फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार देखिए क्या होगा, ये ब्लू वाला जब पॉइंट थोड़ा उधर चला गया इस तरफ, तो ये ग्रीन वाले के क्लोज़ हो गए ये ऊपर वाले पॉइंट। ये तीनों देखिए ग्रीन हो गए, जो पहले ब्लू थे अब ये यहाँ पे एक क्लस्टर बन गया। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन क्लस्टर बन गया और ये ब्लू क्लस्टर बन गया। अब जब फिर से क्लस्टर बन गया और आपको बताया था कि ये दोनों स्टेप जो है ये लूप में लगने वाले हैं। और फिर से इन सेंट्रोइड को मूव करेंगे, मतलब इनका मीन, इस क्लस्टर का मीन कैलकुलेट करेंगे। तो क्लियर करते हैं। तो फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रीन और ब्लू सेंट्रोइड फिर से मूव करेंगे, तो ये देखिए थोड़ा-सा ऊपर आ जाएँगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट नए जो ऐड हुए, ये अपनी तरफ पुल करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा-सा ऊपर आ गए, तो ये वाला थोड़ा-सा साइड में आ गया। उसके बाद जब अब ये देखिए ये लूप कब तक चलेगा, ये जो 2 स्टेप का लूप है 3rd और 4th का, ये तब तक चलेगा जब तक ये सेंट्रोइड अपनी पोज़ीशन बदलना बंद ना करे। अगर किसी 2 लूप पास में ये सेंट्रोइड अपनी सेम पोज़ीशन में रहे, जो कि एक टाइम बाद रहेंगे, आप सोचिए, जैसे कि ये देखिए, तो जैसे ये सारे डेटा पॉइंट्स सही से क्लस्टर हो गए हैं, तो जब भी आप इनका चाहे जितनी बार मीन निकालो, बार-बार यही आएगा, सेंट्रोइड यहीं पे बना रहेगा। तो ये दोनों सेंट्रोइड अपनी लोकेशन नहीं बदलेंगे, हम समझ जाएँगे कि हमें फाइनल अपने क्लस्टर मिल गए, तो ये 2 वो क्लस्टर थे। एक बार आप ये स्टेप्स को पढ़िए और खुद से अप्लाई करके देखिए, बहुत ही ईज़ी स्टेप है, सिंपल देखिए। बस एक ही चीज़ इसमें ट्रिकी होती है, के की वैल्यू भी फाइंड करना, जो अभी हम आपको बताएँगे। अब ये देखिए एल्गो मेथड होता है। एल्गो मेथड में क्या होता है सिंपली कि हम के की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ पे एक लूप लगा के ट्राई करते हैं, ठीक है? जैसे 1 टू 10 यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं और ईच वैल्यू ऑफ के, ठीक है? यानी 1 बाय 1 जैसे 1 टू 10 हम ट्राई कर रहे हैं, तो पहले 1 वैल्यू ट्राई करेंगे क्लस्टर की के वैल्यू, ये मान लीजिए के की वैल्यू 1, 2, 3 करके हम ऐसे 10 तक ट्राई करेंगे, ठीक? और कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यूसीएसएस की वैल्यू, इसे हम इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है? डब्ल्यूसीएसएस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इन सभी के की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है? यानी अगर 10 टाइम्स हम रन करेंगे, तो हमें 10 डब्ल्यूसीएसएस की विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर की हमें 10 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है? उसके बाद डब्ल्यूसीएसएस का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यूसीएसएस इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट एंड द सेंट्रोइड इन द क्लस्टर। तो देखिए इसका क्या मतलब है? जैसे इसके पहले ऊपर अभी आपको जो मैंने एल्गोरिथम दिखाई, उसमें क्या होता है, जैसे ये डेटा पॉइंट है, ठीक है? और यहाँ पे ये डेटा पॉइंट है। इनका सेंट्रोइड मान लीजिए ब्लैक से दिखाते हैं इसको, ये था इनका सेंट्रोइड और इसका सेंट्रोइड ये है, ठीक है? जब आपने फाइनल ये क्लस्टर सही से बना लिए, ठीक है? तो आपको करना क्या होता है, इन सेंट्रोइड का अपने ही क्लस्टर से ये इसको ग्रीन करते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस सारे पॉइंट से सिर्फ अपने क्लस्टर के पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए ए डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस, सी डिस्टेंस, जितनी भी सारी डिस्टेंस होती है इन सबको ऐड करते हैं और स्क्वायर करते हैं। तो ये हमें मिल जाती है, मान लीजिए D1 वैल्यू मिल गई, ठीक है? यहाँ पे ऐसे ही सेम करेंगे, सारे पॉइंट की हम डिस्टेंस सेंट्रोइड से निकालते हैं, ठीक है? और उसको मान लीजिए D2 बोलते हैं, ठीक है? ये स्क्वायर इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यू स्क्वायर्ड होंगी, ठीक है? स्क्वायर इसलिए होती है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में भी हो सकती है, तो स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए डिस्टेंस D1 आई और ये डिस्टेंस D2 आई, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जो भी वैल्यू आती है, वो जैसे यहाँ पे तो 2 क्लस्टर थे, तो ये 2 के लिए जो के की वैल्यू का डब्ल्यूसीएसएस होगा इसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके 3 सेंट्रोइड बनाएँगे, मतलब 3 क्लस्टर में इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर एक डब्ल्यूसीएसएस की सेम ऐसी वैल्यू D1, D2 आएगी, उसमें 3 वैल्यू आएँगी, क्योंकि एक और क्लस्टर होगा मान लीजिए, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएँगी D1, D2 और D3, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, फिर हमें डब्ल्यूसीएसएस की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे-जैसे आप देखोगे डब्ल्यूसीएसएस की डिफरेंट-डिफरेंट के की जगह के है जैसे, जब फर्स्ट के लिए आपने निकाला तो ये मान लीजिए वैल्यू आई डब्ल्यूसीएसएस की, जब आप सेकंड के लिए निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। इस तरह से क्या होता है, ये स्लोप होता है, जो घटता रहता है और ये 0 की तरफ जा रहा होता है। इसको एक बार क्लियर करते हैं, फिर आपको एक चीज़ बताते हैं। अब देखिए 0 की तरफ क्यों जा रहा होता है, ये बहुत ही लॉजिकल है, आप सोचिए एक बार। हुँ, हुँ, हाँ। देखिए 0 के लिए इसलिए जाता है, क्योंकि देखो डब्ल्यूसीएस की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो कब होती है, जब k = 1 होता है, यानी सिर्फ एक सेंट्रोइड होता है। मतलब अब जैसे देखिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब देखिए मान लीजिए ये कोई डेटा पॉइंट थे, ठीक है? यहाँ पे ये डेटा पॉइंट है।
और हम यहाँ पे बोल रहे हैं k = 1 के लिए लार्जेस्ट होती है, क्यों होती है? अब k = 1 का मतलब क्या? मतलब एक ही क्लस्टर होगा, एक ही सेंट्रोइड होगा, तो उसका सेंट्रोइड मान लीजिए कि यहाँ पे ये होगा, ठीक है? और ये क्लस्टर हो जाएगा, जब एक ही क्लस्टर बनाना है तो ऐसे ही बनेगा। तो जब हम सभी पॉइंट का इससे डिस्टेंस देखिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे, चूँकि आपको देख के पता लग रहा है यहाँ पे एक क्लस्टर नहीं होनी चाहिए, देखिए 2 क्लस्टर होने चाहिए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे जब 2 होते तो इनका सेंट्रोइड यहाँ पे होता, तो ये डिस्टेंस देखिए कम होता। लेकिन जब इनका सेंट्रोइड यहाँ सेंटर में होगा, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि जैसे-जैसे हम k की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वैसे-वैसे WCSS की वैल्यू जो होती है वो 0 की तरफ आने लगती है। यानी कि अगर 5 डेटा पॉइंट हैं समझ लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डेटा पॉइंट हैं, ठीक है? और हम बोलते हैं k की वैल्यू भी 5 ही होगी, यानी 5 क्लस्टर होंगे। तो अगर 5 क्लस्टर होंगे तो सभी डेटा पॉइंट एक क्लस्टर हो जाएँगे। वो खुद का खुद से डिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। तो ये WCSS की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जैसे-जैसे हम k की वैल्यू बढ़ाते जाएँगे, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 पहुँच जाएगी इस तरह से। तो हमें एक ऐसा परफेक्ट पॉइंट, एल्बो पॉइंट जिसे बोलते हैं, हमें ढूँढना होता है। यहाँ से देखिए सबसे पहले देखिए स्लोप कितना स्टीप है। फिर वो परसेंटेज ऑफ चेंज जो होता है स्लोप में वो कम होता है। यानी कि जैसे एक बार पेज क्लियर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्टीप बहुत है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए आप चेंज, आप देखिए यहाँ से देखिए पहले कितना चेंज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ। लेकिन देखिए अब यहाँ से जो होता है एल्बो, इसलिए बोलते हैं कि देखिए शेप एल्बो का होता है, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? इसको बोलते क्यों एल्बो, उसके बाद इसको क्लियर करें। हाँ, उसके बाद हम देखिए वो पॉइंट हमें ढूँढना होता है, यहाँ पे देखिए स्लोप जो होता है आपको देखने में लगे थोड़ा-सा स्टीप नहीं है, मतलब ऐसे पहले स्टीप आ रहा है और फिर यहाँ से थोड़ा देखिए ग्रेजुअल होने लगा। तो ये जो पॉइंट होता है, यहाँ से स्टीपनेस समझ लीजिए आप खत्म हो जाती है, ग्रेजुअल होने लगता है चेंज। पहले देखिए क्या होता है, इस तरह से तेज़ी से पॉइंट नीचे आता है, लेकिन एक समय बाद आप देखोगे इस तरह से हो जाता है। ये जो पॉइंट होता है, इसे हमें सिलेक्ट करना होता है k की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये 3 जो है ये k की वैल्यू में परफेक्ट लग रही है देखने से। ये आप प्लॉट कर सकते हो, अभी आपको प्लॉट करके दिखाएँगे। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, फाइंड करना सिंपल में लूप लगाना होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट इनर्शिया की वैल्यू इन k के लिए स्टोर कर लेते हैं और वही WCSS होता है बेसिकली। अब देखिए इस प्रोजेक्ट में क्या है कि हम के-मीन्स भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और डीबी-स्कैन भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर के-मीन परफेक्ट था तो हम डीबी-स्कैन क्यों इम्प्लीमेंट करें? देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आपको बताएँगे जब डीबी-स्कैन को समझाएँगे कि डीबी-स्कैन में भी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन के-मीन्स के पहले हम लिमिटेशन समझ लेते हैं। अब जैसे देखिए 2 डेटा सेट्स हैं, ठीक है? अब इसमें क्या, अगर के-मीन्स हम इन सेट में अप्लाई करेंगे तो इनका सेंट्रोइड यहाँ पे आ जाएगा और ये ऑरेंज वालों का सेंट्रोइड यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये अपने क्लस्टर फॉर्म करेंगे तो ये इस तरह से फॉर्म करेंगे, ये सारे ब्लू वाले ये अट्रैक्ट कर लेगा और ये सारे ऑरेंज वाले ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से देखिए इनका क्या हुआ, इस तरह से इसने इसका क्लस्टर बनाया। चूँकि आपको क्लियर दिख रहा है ये गलत है। क्लस्टर इस तरह से बनना चाहिए था। क्योंकि डीबी स्कैन देखिए यहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। वहीं इस तरह से देखिए कॉन्सेंट्रिक वाला, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसका आ गया, सेंट्रॉइड इसका यहाँ पे आ गया। तो इन्होंने सारे पॉइंट्स को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन सही से क्लस्टर देखिए बनाना हो तो ये होता है, ब्लू वाला अंदर एक क्लस्टर, ऑरेंज वाला बाहर एक क्लस्टर। तो डीबी स्कैन यहाँ पे बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। इसलिए के-मीन्स की कुछ लिमिटेशन, एक तो सबसे पहले के की वैल्यू हमें फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो भी आपको आगे बताएँगे। दूसरा, हर तरह के डेटा सेट में काम नहीं करता है। इसलिए हम दोनों एल्गोरिदम को आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएँगे। देखिए डेटा में वैसे भी ज़्यादा कॉलम नहीं है, हमें समझने के लिए हम अपनी क्लस्टरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल मार्कडाउन डालते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग, और हम 2 फीचर पे करने वाले हैं। अब देखिए 2 फीचर में क्यों करने वाले हैं? क्योंकि सिंपली हमको प्लॉट करके दिखाना है। अगर हम इसको 3D में भी प्लॉट कर सकते हैं, तो आप ट्राई करिएगा या फिर एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अब 2D में क्या है, आप पहला वीडियो इस तरह का क्लस्टरिंग का, तो ज़्यादा समझ में आएगा। और बाकी 3D में भी कर सकते हैं और 4D के ऊपर देखो आप बनाओगे तो आप विजुअलाइज़ नहीं कर पाओगे। आपको सिंपल पीसीए करके या तो उसको उसका डायमेंशन रिडक्शन करना पड़ेगा, या फिर सिंपली आप उसको 2D पे 3D पे काम करिए, या फिर अगर उससे हायर करना है, तो सिंपल आप उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप उसको प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो अब सिंपल हम क्या लेते हैं, अपने वही 2 फीचर ले लेते हैं, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर का। ये सजेशन में आ गया। इसको कैपिटल एक्स ले लेते हैं, क्योंकि वो एक्स ट्रेन एक्स वाला जब हम लोग मशीन लर्निंग में एक्स ट्रेन वाई ट्रेन करते हैं, उसमें एक्स कैपिटल ही होता है, तो उसी की हैबिट पड़ी हुई है। और ये सब हटा देते हैं, सजेशन में एक्स्ट्रा आ गया। तो सिंपल हाँ, ये एक्स में डेटा आ जाएगा हमारा इन 2 कॉलम के साथ। अब हम सिंपल एल्गोरिथम लोड कर लेते हैं, स्केलर डॉट क्लस्टर के अंदर ये एल्गोरिथम होती है, इम्पोर्ट के मीन्स। इसको रन करते हैं, कहाँ पे गलती हो गई, कि स्केलर डॉट क्लस्टर इम्पोर्ट, अच्छा एम स्मॉल से आ गया। हाँ, तो हो गया। देखिए करना क्या है हमें, सबसे पहले तो हम क्या वैल्यू होगी k के लिए, उसके लिए हम ये विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, जो एक इनर्शिया वेरिएबल होता है उसके अंदर स्टोर होता है। तो हम एक लूप लगाते हैं फॉर i इन, सजेशन में आ गया कोड। तो देखते हैं सही है कि नहीं। 1 to 11 k मीन्स इक्वल टू क्लस्टर इक्वल टू i, और ये सब अब लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा वैसे भी। या फिर ले भी सकते हैं या फिर छोड़ देते हैं। ये लेते हैं और फिट करेंगे, उसके बाद सिंपली अपेंड कर देंगे इनर्शिया। हाँ ठीक है, ये रन कर रहा है। k मीन्स में यहाँ पे, ताकि बेटर पढ़ में आए, तो यहाँ पे इस तरह कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। सिंपली ये रन हो गया। अब हम देखते हैं हमारे डब्ल्यूएसएस में क्या वैल्यू स्टोर हुई है इन्हें। ये देखिए वैल्यू स्टोर हो गई। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ताकि हम वो पॉइंट ढूँढ सकें जहाँ से स्लोप जो है सबसे कम परसेंटेज ऑफ चेंज हुआ है। हम इसको जल्दी डब्ल्यूएसएस को प्लॉट कर लेते हैं, पीएलटी डॉट प्लॉट। इसको पायलट पक्का सजेस्ट कर देगा। ये देखिए सजेस्ट करने भी लगा, इसको ले लेते हैं सजेशन को, सही है। कॉमा अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ताकि अच्छा दिखे। लाइन विड्थ ये सजेशन में आ गया। लाइन विड्थ इसका 2 नहीं करेंगे, हम 3 कर लेते हैं, थोड़ा सॉलिड होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए। कलर रेड फेवरेट है, मार्कर 8 हो गया, सही है। अब इसका टाइटल वगैरह लिख लेते हैं, पीएलटी डॉट टाइटल।
एल्बो मेथड बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद पीएलटी एक्स लेवल नंबर ऑफ क्लस्टर्स ये भी सही सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद वाई लेवल डब्ल्यू ये भी सही सजेस्ट हो रहा है। उसके बाद श्योर, देखिए सब आजकल कितना ईजी हो गया सजेस्ट करना, बस आपको पता होना चाहिए आप क्या प्रोसेस कर रहे हो, आपको करना क्या है। उसके बाद ये कहीं पे एरर आया इसमें, डब्ल्यू सी एस एस हाँ हाँ। उसके बाद 1 to 11 वैल्यू ले ली थी, लाइन विथ 3 हो गई, कलर रेड हो गया, मार्कर 8 हो गया, तो सही है सब। फिर कहाँ गलती आई, क्या है, लाइन विथ, लाइन की स्पेलिंग में, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, TH हो गया। हाँ, तो ये देखो अल्गो मेथड अपना ड्रॉ हो गया, प्लॉट हो गया। अब जैसे आपको बताया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम, मतलब देखिए यहाँ पे कितना स्टीप है स्लोप, तो यहाँ से देखिए थोड़ा ग्रेजुअल होने लगा, तो ये जो देखिए आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा कि ये देखिए 4 और हम, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 5 6 में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इसका एक देखिए एक डिसएडवांटेज के मींस का ये भी होता है कि जब डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो कभी एल्बो मेथड भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्लोप जो है स्टीप के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 5 और 6 में आपको डाउट हो सकता है, तो यहाँ पे 4 एक अच्छा 5 सॉरी एक अच्छा पॉइंट रहेगा अपनी उस के की वैल्यू के लिए। तो 5 पे ही मॉडल को अपना ट्रेन करते हैं, उसी को आगे की तरफ हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो 5 इसीलिए एक अच्छी वैल्यू लग रही है हमें के के लिए, तो इसी को हम ट्राई करते हैं। 5 इज दी बेस्ट वैल्यू फॉर के। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है। अब सिंपल हम 5 की वैल्यू के लिए अपने मॉडल को फिट करते हैं। के मीन्स सजेशन में आ गया, के मीन्स एन क्लस्टर इक्वल टू 5। अब यहाँ पे रैंडम स्टेट लेते हैं कि अब स्प्लिट लगने वाला है, उस बार तो हम सिर्फ सिंपली ट्राई कर रहे थे रैंडम स्टेट। हाँ, ताकि स्प्लिट जो है हर बार यूनिक ना लगे, यही लगे। आप ये 42 ट्राई करोगे तो वही स्प्लिट लगेगा डेटा का जो मेरे में लग रहा है अभी इस समय। वाई मीन्स इक्वल टू, अब प्रेडिक्ट करा लेते हैं हम इसमें, ये सजेशन में आ गया। फिर प्रेडिक्ट एक्स सिंपल है, उसके बाद रन करते हैं। अब वाई मीन्स की वैल्यू देख लेते हैं कि किसमें किसको उसने कैटेगराइज किया है। ये देखिए, तो सिंपल उसने क्या किया, हमने देखिए 5 लिखा था इसलिए 5 क्लस्टर उसने बना दिए, 0 1 2 3 4, तो 0 से स्टार्ट होता है 4 तक जाता है, मतलब 5 क्लस्टर उसने बना दिए। अब सिंपल हम इसको क्लस्टर को इनकी मदद से लेबल्स की मदद से प्लॉट करके देखते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे प्लॉट करने का कोड होने वाला है वो थोड़ा ट्रिकी है, टफ नहीं है, पर देखना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे क्या बोल रहा है समझिए पहले। अब हमें लिखना क्या है, एक्स से जो हमारे जहाँ पे डेटा है, एक्स पे हम आई लॉक लगाएंगे। उसके बाद ये जो अभी आपने वाई मीन्स की वैल्यू निकाली, एक बार पहले हम इसको आपको रन करके दिखाते हैं। वाई मीन्स इक्वल टू 0 को रन करके दिखाते हैं कि आपको इसमें देखिए वाई मीन्स क्या अच्छा अंडरस्कोर है। हाँ, एक तो पहले आपको एक बार ये रन करके दिखाते हैं। तो देखो जो वाई मीन्स इक्वल टू हम 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे वो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि जीरो जीरो क्लस्टर में आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 1 कर देंगे तो यहाँ पे वो डेटा पॉइंट आएंगे जो 1 क्लस्टर में आ रहे हैं, ये सारे हो गए। अगर हम 2 कर दें, यहाँ पे 2 वाले आ जाएंगे, ये देखिए। सिंपल, ये समझ रहे हो। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा प्लॉट करने के लिए, हम इसका स्कैटर प्लॉट प्लॉट करेंगे। तो हमें एक देखिए एक तरफ एक्स की वैल्यू चाहिए होगी स्कैटर एक्सिस में, और एक एक्सिस में ये वाई की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वाई मीन्स इक्वल टू वाले 0 किया, ये जब ट्रू हो तो हम एक बार क्या कर सकते हैं, 0 की वैल्यू ले सकते हैं, समझ रहे हो आप। और सिंपली एक इसको कॉपी करते हैं और आगे कॉमा लगा के लिखते हैं, और जब ये 0 हो तो हम इसकी 1 की वैल्यू ले लें। ये 2 वैल्यू हम ले लें, मतलब y मीन्स इक्वल टू 0 में ये एक बार 0th कॉलम ले लेंगे, ये वाला हो जाएगा एनुअल इनकम, और जब वो फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो ये वाला हो जाएगा स्पेंडिंग स्कोर। तो यही 2 वैल्यू हमको लेनी है अपनी x और y एक्सिस के वैल्यूज के लिए, क्योंकि 2 आपको वेरिएबल चाहिए होते हैं स्कैटर प्लॉट प्लॉट करने के लिए। तो एक तो ये हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में क्या करेंगे हम, जब y मीन्स की वैल्यू 1 होगा, मतलब लेवल जब इसका 1 होगा तब ले लेंगे, फिर 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके हमको टोटल 5 लेवल के लिए लिखना पड़ेगा। तो हम अब यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं, plt डॉट स्कैटर। इसको हम, ये हो गई देखिए एक वैल्यू हो गई, उसके बाद ये हो गई हमारी दूसरी वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, एस इक्वल टू 100, कॉमा भी आपको स्पेलिंग कर देंगे, सी इक्वल टू वही अपना रेड कलर लेते हैं, और लेबल यहाँ पे इसको दे देते हैं क्लस्टर 1। हाँ ठीक, अब इसको कॉपी पेस्ट करना है सिंपली हमें बस 5 बार, 2 3 4 5, बस यहाँ पे यही चेंज, जब 0 लेवल था, फिर यहाँ पे जब 1 लेवल होगा, सो 1 सॉरी 2 लेवल होगा, यहाँ पे 3 लेवल होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से हमको करना 4 हो जाएगा, 3 2 और 1, सिंपल यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये सब वही रहेगा, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ये रेड ले लिया था, अब यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। उसके बाद ग्रीन कर देते हैं, अलग अलग प्लॉट हो कलर में। उसके बाद येलो कर देते हैं, और लास्ट वाला हम ब्लैक ले लेते हैं। कोई भी कलर आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे लेवल का हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, क्लस्टर 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 और ये 5। अब ये हो गया हमारे सिंपल क्लस्टर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसका टाइटल वगैरह लिख लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए। टाइटल, कस्टमर सेगमेंटेशन सजेशन में आ गया, पीएलटी डॉट एक्स लेवल एनुअल इनकम, ये भी सही है। उसके बाद ये एक्सपेंडिंग स्कोर, ये भी सही है, इसको भी ले लेते हैं। और फिर पीएलटी डॉट लेजेंड, ये भी सही है। और पीएलटी डॉट शो,
ये आ गया। अब इसको आपको एक बार रन करके दिखाते हैं कि किस तरह से क्लस्टरिंग बनी है। ये देखिए, तो हमारे जो भी डेटा पॉइंट थे वो देखिए टोटल 5 क्लस्टर्स में डिवाइड हो गए। रेड क्लस्टर, ब्लैक, ये आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा क्लस्टर में। अब इनका अगर सेंट्रॉइड प्लॉट करना हो तो हम सिंपल यहाँ पे एक लाइन कोड लिख सकते हैं। क्लस्टर सेंटर करके के मीन्स के अंदर एक वैल्यू होती है स्कैटर में, plt डॉट स्कैटर। ये यहाँ पे क्या आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कोड सजेस्ट हो रहा है। एस इसको टू 300 नहीं करेंगे यहाँ पे, उसी साइज का रखेंगे 100 पे ही। और इसका कलर ऑरेंज, ऑरेंज या फिर मेजेंटा कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। और इसका लेबल तो कुछ होगा नहीं, या फिर सेंट्रॉइड रख सकते हैं, रख देते हैं। और ये इसको रन करते हैं। ये देखिए, ये जो मेजेंटा कलर, ये देखो सेंट्रॉइड्स कहाँ पे, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, हाँ सेंट्रॉइड ये। तो देखिए जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है मेजेंटा कलर में, ये सारे देखिए हर क्लस्टर का अपना सेंट्रॉइड है। तो टोटल 5 क्लस्टर में डिवाइड हो गया। अब इसको रीड ऐसे करना होता है जैसे कोई आपका नया वैल्यू आएगी आपकी, इसकी एनुअल इनकम 10 है और स्पेंडिंग स्कोर 15 है, उसमें देखिए कैसे प्रिडिक्ट होगा। हम सिंपल अपने के मीन्स को वैल्यू आपकी उसकी दे देंगे यूजर की, 10, 15 दे देंगे तो हमें प्रिडिक्ट करके बता देगा वो किस क्लस्टर में फॉल करने वाला है। ये क्या है? अच्छा, प्रिडिक्ट लगाना भूल ही गए, डॉट प्रिडिक्ट। आप देखिए, ये अब इसने हमें सिंपली बता दिया कि जिसकी 10 एनुअल इनकम होगी, स्पेंडिंग इसको 15 होगा, वो क्लस्टर 4 में डिवाइड करेगा। तो इस तरह का जैसे कोई यूजर आया 10-15 वैल्यू के साथ, तो जो स्ट्रेटेजी मार्केटिंग स्टडी क्लस्टर 4 के बंदों के लिए लगाने वाले हैं, वही क्लस्टर की स्टडी हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। अब हो सकता है हमारे क्लस्टर 4 के जो भी पीपल उस पर बिलोंग करते हैं उनके लिए हमारी स्ट्रेटेजी हो कि हमें कुछ ऑफर देना है उनको, या फिर मतलब समझ रहे हैं आप, क्लस्टर क्लस्टर के हिसाब से अलग अलग ऑफर भी डिसाइड होते हैं। ये सब मार्केटिंग कैंपेन मतलब डोमेन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि किस तरह से अब इन क्लस्टर बनाने के बाद हम इसको यूज करने वाले हैं। तो सिंपली ये देखिए हमारा यहाँ पे ये तो बन गया। अब इसको सेकंड स्ट्रेटेजी हम बना लेते हैं जल्दी से, जो कि हमारी डीबी स्कैन होने वाली है। तो चलिए डीबी स्कैन समझते हैं। देखिए डीबी स्कैन समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझने होंगे, नॉइस पॉइंट, कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट, और ये मिनिमम पॉइंट्स, और ये एप्सिलॉन, ठीक है। इतनी वैल्यू अगर आप समझ लोगे तो ये एल्गोरिथम भी कुछ नहीं, बहुत ईजी एल्गोरिथम है। देखो एक एक करके से समझते कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एप्सिलॉन क्या होता है, कितनी रेडियस का हर पॉइंट एक सर्कल ड्रॉ करेगा, और फिर वो काउंट करेगा कितने मिनिमम पॉइंट्स उसके अंदर है। एक बार फिर से देखिए रिपीट करना है। सबसे पहले क्या होता है, हर डेटा पॉइंट को एक डिस्टेंस आपको एप्सिलॉन की वैल्यू बतानी होती थी। मिनिमम पॉइंट्स की और एप्सिलॉन की वैल्यू आप बताते हो एल्गोरिथम को जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, क्योंकि हम ये बात करेंगे भी। हाँ, उसके बाद क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू आप बताते हो। एप्सिलॉन क्या होता है, एक वैल्यू होती है जैसे कि 0.05 हो गई, तो हर जो पॉइंट होगा वो उतनी ही रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करता है, ठीक है। बस अभी आप इतना समझिए। उसके बाद मिनिमम पॉइंट देखिए क्या होता है, मिनिमम पॉइंट की वैल्यू 3, 4, 5 आप कुछ भी दे सकते हो। जब ये हर पॉइंट एक सर्कल ड्रॉ करता है, वो काउंट करता है कितने मिनिमम पॉइंट्स उस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे आपने मिनिमम पॉइंट 3 दिया, तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट उस सर्कल के अंदर आ रहे हैं उस पॉइंट के लिए, तो वो पॉइंट ये देखिए कोर पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इसको क्लियर करें। यानी कि हमने मान लीजिए इस पॉइंट से एप्सिलॉन डिस्टेंस का एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्कल आ जाएगा। उसके बाद हमने मिनिमम पॉइंट की वैल्यू को 3 ले रखी। इस पॉइंट के लिए हम देखेंगे क्या 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट इस सर्कल के अंदर है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 4 पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो अगर तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो उसे हम कोर पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट के लिए भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगी वो कोर पॉइंट नहीं होगा, सिंपल। अब दूसरा पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट के लिए भी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल बनाते हैं अच्छे से। तो इस सर्कल ड्रॉ करने में क्या होता है, इसके अंदर कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट उसे बोलते हैं जिसके अंदर मिनिमम पॉइंट की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती, लेकिन उसके सर्कल के अंदर एक कोर पॉइंट आता है। यानी बॉर्डर पॉइंट जो होते हैं उसके अंदर मिनिमम पॉइंट्स तो नहीं होते हैं, यानी इसके अंदर भी अगर 3 पॉइंट ऐसे आ जाते हैं तो ये भी कोर पॉइंट बन जाता है। लेकिन ये बॉर्डर पॉइंट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर एक कोर पॉइंट तो आ रहा है लेकिन ये मिनिमम पॉइंट्स नहीं आ रहे। तो ये हमारा बॉर्डर पॉइंट्स हो गया। तो कोर पॉइंट हो गया, देखिए बॉर्डर पॉइंट हो गया। और बचा ये नॉइस पॉइंट। नॉइस पॉइंट वो होता है, ये इसका जब सर्कल आप ड्रॉ करो तो ना तो इसके अंदर कोर पॉइंट आता है ना ही इसके अंदर मिनिमम पॉइंट्स आते हैं, यानी ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। तो नॉइस पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसमें ना तो कोर पॉइंट आए ना ही बॉर्डर पॉइंट आए। चलिए होप है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम कोर पॉइंट समझ गए, ठीक है, बॉर्डर पॉइंट समझ गए, और साथ में नॉइस पॉइंट ये समझ गए, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, और मिनिमम पॉइंट्स, इतनी चीज़ें हमने समझी अभी, ठीक है। अब आप बोलोगे क्लस्टरिंग कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे क्लस्टरिंग होती है। सबसे पहले हम सभी पॉइंट्स पे एल्गोरिथम रन करके ये देख लेते हैं कि वो पॉइंट कोर पॉइंट है, बॉर्डर पॉइंट है या नॉइस पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं क्या कि वो किस कैटेगरी का पॉइंट है, हर डेटा पॉइंट को। अब जैसे ये 2 पॉइंट है मान लीजिए ए, बी, इनको हम एक क्लस्टर में डाल सकते हैं इस तरह से। अगर ये पॉइंट डेंसिटी कनेक्टेड हो, ये लाइन पड़ी देखिए, इफ 2 पॉइंट्स आर डेंसिटी कनेक्टेड देन वी कैन क्लस्टर देम इन ग्रुप, यानी कि ए और बी पॉइंट अगर डेंसिटी कनेक्टेड हैं तो उन्हें हम एक क्लस्टर में डाल सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट आता है कि अब ये कैसे पता करें कि ये डेंसिटी कनेक्टेड है कि नहीं, तो उसके लिए ये देखिए क्या पॉइंट बताया गया। जैसे ए और ये बी 2 पॉइंट है, ठीक है, इनको हम एक क्लस्टर में डाल सकते हैं। अगर ये डेंसिटी कनेक्टेड है तो डेंसिटी कनेक्टेड तभी होंगे या तो ये दोनों पॉइंट एप्सिलॉन डिस्टेंस में हो एक दूसरे के, या फिर इनकी डिस्टेंस कितनी भी हो लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो वाया लॉट ऑफ कोर पॉइंट्स। यानी कि ये सारे कोर पॉइंट जो हों, जैसे ए है, ए की एप्सिलॉन डिस्टेंस में, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। हाँ, ये देखिए, ए की एप्सिलॉन डिस्टेंस में पॉइंट होना चाहिए, फिर उसकी एप्सिलॉन डिस्टेंस में, ये मेजर पॉइंट है, एप्सिलॉन डिस्टेंस में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो ये नहीं वैलिड होगा। सारे एप्सिलॉन डिस्टेंस होना चाहिए और इनडायरेक्टली वो बी तक पहुँच जाए। तो ए और बी ये दोनों एक ही क्लस्टर में आएँगे, और ये सब तो आएँगे ही क्योंकि ये सब एप्सिलॉन डिस्टेंस में, ये सब ऐसे क्लस्टर बड़ा करता चला जाएगा अपना, और ये बी को भी इंक्लूड कर लेगा। इस तरह से क्या होता है, ये क्लस्टर क्रिएट होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें, सिंपली ए और बी क्लस्टर में होंगे अगर ये इनडायरेक्टली एप्सिलॉन डिस्टेंस के माध्यम से 4 पॉइंट से होते हुए, यानी सारे पॉइंट 4 पॉइंट होने चाहिए, और ये एप्सिलॉन डिस्टेंस में ही होने चाहिए सारे।
ये सारी इस तरह से अगर क्राइटेरिया फुलफिल होगी तो ये क्लस्टर बोल दिया जाएगा। देखिए डीबी स्कैन के भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, यानी कि जैसे डीबी स्कैन में अपने एप्सिलॉन की वैल्यू हमने बताया था आपको, एप्सिलॉन की वैल्यू वैल्यू मिनिमम पॉइंट्स की वैल्यू आपको बतानी होती है। तो देखिए ये डेटा सेट है, ठीक है। अब इसमें अगर 0.12 आप लेते हो एप्सिलॉन की वैल्यू, तो देखिए किस तरह से क्लस्टरिंग हो रही है, एक क्लस्टर ये बना दिया, एक क्लस्टर ये बना दिया, एक क्लस्टर ये बना दिया, तो ये नहीं बनना चाहिए। वहीं अगर 0.14 जो कि सही वैल्यू है डीबी स्कैन के लिए एप्सिलॉन की, उसमें देखिए कितने तरह अच्छी तरह से क्लस्टर बन रहा है। यानी कि बहुत ही सेंसिटिव होता है ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, इसे बहुत हमें फाइंड करके अच्छे से वो तब पुट करना चाहिए, वरना गलत तरह से डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्लस्टर बन जाते हैं। और इनको फाइंड करने के काफ़ी मेथड होते हैं, जैसे कि आपका एक होता है KNN। तो ये इस वीडियो में तो किसी स्ट्रेटजी से एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड नहीं की गई, लेकिन कोई एक वीडियो बना देंगे जिसमें डीबी स्कैन की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए एल्गोरिथम रन करके फाइंड करेंगे। इसमें तो इंट्यूशन के बेसिस पे दोनों वैल्यूज़ को यूज़ किया गया है। डीबी स्कैन बना लेते हैं। अब देखिए इसमें तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, जो मेन प्रॉब्लम होती है इस एल्बो मेथड की, हम जो k की वैल्यू होती है k मीन्स में, ये कैसे डिसाइड करें? ऊपर से के मीन्स क्लस्टरिंग जैसा भी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हर तरह के डेटा सेट के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो कुछ डेटा सेट में क्या होता है, कभी डीबी स्कैन भी सबके लिए सूटेबल नहीं होता है, बल्कि डीबी स्कैन जो होता है कंप्यूटेशन हैवी भी होता है। लेकिन कुछ तरह के डेटा सेट में के मीन्स अच्छा काम करता है, कुछ तरह के डेटा सेट में डीबी स्कैन काम करता है। तो यही हम लोग का होता है इंजीनियर्स का काम ट्राई करना, क्योंकि कोई नहीं बता सकता देख के सिंपली कौन सा बेस्ट परफॉर्म करने वाली है। अब हम डीबी स्कैन को इम्प्लीमेंट करते हैं। कैपिटल में हो गया फ्रॉम एसके लर्न डॉट क्लस्टर एक्युमुलेटिव क्लस्टरिंग, नहीं नहीं ये नहीं करेंगे हम। ये भी एक होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर आती है, लेकिन हम करने वाले हैं आज डीबी स्कैन। उसके बाद फ्रॉम एसके लर्न डॉट स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर चाहते तो पहले भी इसमें भी लगा सकते थे, इसमें के मीन्स में, क्योंकि जब भी देखिए डिस्टेंसेस में हम काम करते हैं तो उनको स्केल कर लेने में ही फायदा होता है। तो इससे क्या होता है, सब एक ही रेंज में आ जाती है, वैल्यू सारी एक ही रेंज में आ जाती है। अब हम सिंपल एक्स इक्वल टू डेटा, वही अपने दो कॉलम ले लेते हैं, सजेशन में आ गए दोनों, और एक्स इसको स्केल कर लेते हैं। बेसिकली हम स्केल, ये सही सजेशन है, इसके अंदर स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, हाँ इसको हम रन कर लेते हैं। अब सिंपली हम अपना डीबी स्कैन अप्लाई कर सकते हैं स्केल डेटा में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस डीबी स्कैन का, डीबी स्कैन का। तो उसके अंदर ये आपको बताया था दो वैल्यू देनी होती है, एक एप्सिलॉन की वैल्यू देनी होती है जो हम 0.40 दे के ट्राई करते हैं, और साथ में मिनिमम सैंपल बताने होते हैं जो हम 3 ट्राई करते हैं। अब इसको हम डीबी स्कैन वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डीबी स्कैन वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और इसी वेरिएबल को डीबी स्कैन वेरिएबल को हम अपना फिट प्रेडिक्ट करते हैं इस अपने स्केल डेटा में, एक्स स्केल डेटा में। हाँ, इसको फिट प्रेडिक्ट करते हैं, इसको हम लेबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको रन करते हैं। तो देखिए लेबल्स में सारी वैल्यू आ गई, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सारी लेवल में वैल्यू आ गई। हमने, अब देखिए इसमें होता क्या है, जो -1 से वैल्यू होती है इनको आउटलायर बताता है, यानी कि 0 1 2 3 है क्या, हाँ तो इसने बेसिकली 3 क्लस्टर यहाँ पे बना दिए, 0 1 2 3 यानी 4 क्लस्टर बना दिया, और -1 वाले सारे आउटलायर हैं। तो ये जो इसने लेबल दिए हैं इसको हम स्टोर कर लेते हैं अपने उसी अपने डेटा में, डेटा सेट में, लेकिन एक नया वेरिएबल बना के जिसका नाम देते हैं हम क्लस्टर्स, को स्टोर कर लेते हैं। हाँ तो सारे स्टोर हो गए। हम इसको प्लॉट करते हैं सिंपली, प्लॉट द क्लस्टर। उसके बाद पीएलटी डॉट फिक्स साइज सेट कर लेते हैं जो दिखे हमें, पीएलटी डॉट फिगर होता है यहाँ पे, तो अंदर जाके यहाँ पे होता है पीएलटी डॉट, सॉरी फिक्स साइज इक्वल टू 8,6 कर लेते हैं। आप डिफरेंट वैल्यूज ट्राई कर सकते हो, बड़ा छोटा 8,6 में ठीक बनेगा अपनी स्क्रीन के हिसाब से। और क्लस्टर इन सेट लेबल्स, अब सॉरी, हाँ अब यहाँ पे हमने सेट क्यों किया इस लेबल्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने कोई एक जैसे दो डेटा पॉइंट है, वो हो सकते हैं वन वन क्लस्टर में दोनों हो, तो वन कई बार रिपीट हो रहा है, तो सेट बनाने से क्या होगा, वो सब एक बार हो जाएंगे, रिपीट नहीं होंगी वैल्यूज। तो सबका हम स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर लेते हैं। एक्स डॉट आई लॉग, कैपिटल से एक्स है तो उसको कैपिटल में ही लेना पड़ेगा, एक्स डॉट आई लॉग। इसके अंदर वही सिंपल जैसे पहले आपको बताया था उसी की तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेबल्स कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए हमने क्या किया है, लेबल्स को अपने डेटा में ही क्लस्टर नाम के वेरिएबल में बना लिया है, तो हमें एक ही लाइन में कर सकते हैं। मतलब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, लेबल सॉरी क्लस्टर में वैल्यू आएगी ना, लूप लगाया हुआ है हमने, तो यहाँ पे क्लस्टर में देखिए वैल्यू आ गई, वो यहाँ से मैच हो जाएगी। तो लेबल्स जब क्लस्टर के बराबर हो तो एक बार हम जीरो वाली वैल्यू ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे करते हैं, और दूसरी बार इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम ही है, बस यहाँ पे हमें जीरो के बाद फर्स्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। कॉपी करते हैं, हाँ यहाँ पे जब वैल्यू 1 हो, लेबल इक्वल टू एप स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं पाइथन की, क्लस्टर क्लस्टर। अब इसको हम थोड़ा सा टाइटल वगैरह ऐड कर लेते हैं, पीएलटी डॉट टाइटल डीबी स्कैन क्लस्टरिंग।
plt डॉट एक्स लेबल एनुअल इनकम डॉलर्स में, plt डॉट वाई लेबल, यहाँ पे आ जाएगा अपना स्पेंडिंग स्कोर 1 to 100। सिंपली में लेजेंड और शो करना है बस, plt डॉट शो तो रन करते हैं। ये देखिए, अब देखिए बहुत अच्छे से तो यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि आपको वो बताया था कि एप्सिलॉन और मिनिमम सैंपल्स की वैल्यू को सही तरह से आपको लेना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो क्लस्टर देखिए इसमें क्या किया इसने, रेड तो ठीक लग रहा है देखने में, और ये आउटलायर है ठीक है, ये भी ठीक है, बस ये ब्लू वाला थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है, मतलब ये सारा एक क्लस्टर होना चाहिए ऊपर का, और ये सारे एक हो सकते थे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ती हैं इसकी, एप्सिलॉन की और मिनिमम सैंपल की। आपको बताया था एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए आप हाँ KNN यूज करते हो, और KNN से आप पता करते हो कि क्या सही वैल्यू होनी चाहिए एप्सिलॉन की। मिनिमम सैंपल्स में तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, ये एप्सिलॉन की वैल्यू को ही हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो खैर इसको तो क्या करते हैं, हम यहीं तक रखते हैं, कि वही एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी एप्सिलॉन की और मिनिमम सैंपल्स की वैल्यू को हम बिल्कुल परफेक्ट फाइंड करेंगे, और किसी दूसरे डेटा सेट में करेंगे जो थोड़ा सा और बड़ा होगा, और उस बार 3 वेरिएबल लेंगे ताकि आपको 3D प्लॉट्स भी दिखा सकें। अब इस मॉडल को हम सेव कर लेते हैं। कमेंट लगाना पड़ेगा, लेट्स सेव द मॉडल, ये कैपिटल हो गया, यहाँ पे स्पेस। हाँ, अब सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं पिकल, ताकि स्टोर करना है हमें, और उसके बाद पिकल डॉट डम्प फाइल का नाम, और फाइल का नाम देखिए ऊपर यहाँ पे हमने के मीन्स रखा था, कहाँ गया ये देखिए के मीन्स, इसी फाइल को हम डंप कर लेते हैं, के अंडर स्कोर मीन्स कॉमा ओपन, किस नाम से रखेंगे, के मीन्स डॉट पी के एल, इसको हमें इसके अंदर देना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कॉमा राइट बाइनरी मोड में इसको हम सेव कर लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे कीमीज डॉट पीकेएल आ गई। अब हम इसका क्या करते हैं, फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, और उसके बाद आपको रन करके दिखाते हैं, और फिर लास्ट में डॉकर फाइल बना के इसको हम डॉकर हब में डिप्लॉय भी करेंगे, डॉकर हब में इमेज बना के हम अपलोड कर देंगे, और फिर रेंडर में जाके डिप्लॉय करेंगे उसी इमेज के साथ। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अब इसका फ्रंट पेज देखो, हम स्ट्रीमलेट बनाने वाले हैं, तो इसका सिंपली ये कहाँ ओपन हो गई फाइल, हाँ यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं f.py नाम से। हाँ, इसके अंदर हम सिंपल अपना वही स्ट्रीमलेट का कंटेंट नॉर्मल सा बनाने वाले हैं, लेकिन उसको इमेज डॉकर इमेज बना के पहले तो डॉकर हब में अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करेंगे रेंडर पे उसी इमेज को। इंपोर्ट पिक्सल, क्योंकि वो डंप करी थी जो फाइल kmeans.pkl, इसको हमें वापस यहाँ लोड करना पड़ेगा, और इंपोर्ट numpy एज np, ये तीनों इंपोर्ट कर लिए हमने। पहले तो हम लोड कर लेते हैं अपना लोड प्री ट्रेंड के मीन्स मॉडल, तो हम पहले लोड कर लेते हैं के मीन्स वेरिएबल में, पिकल डॉट लोड ओपन, जो फाइल का नाम है के अंडर इसको इसके अंदर लिखना पड़ेगा, के अंडर स्कोर मीन्स डॉट पी के एल, पहले मैं राइट बाइनरी मोड में खोला था, हमें रीड बाइनरी मोड में खोलना है, इसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलेट का बेसिक सा बटन्स बनाते हैं, स्ट्रीमलेट ऐप एस टी डॉट टाइटल, टाइटल ऐड कर लेते हैं हम, मॉल कस्टमर सेगमेंटेशन, उसके बाद उसके नीचे छोटा सा हम एक हेडिंग डालते हैं, क्या लिखें, predict the customer segment based on user, predict the customer segment based on user inputs। ठीक है, ठीक लग रहा है। तो इसके बाद क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, यूजर इनपुट्स, यूजर इनपुट में क्या करना है, हमें दो ही वैल्यू लेनी है, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर। एनुअल इनकम स्कोर पे एक स्लाइडर बनाते हैं, हर बार बटन बनाते हैं, इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं, एंटर एनुअल इनकम इन डॉलर, और इसकी वैल्यूज हम लेते हैं स्लाइडर की वैल्यूज, तो मिनिमम वैल्यूज हम ले लेते हैं 0, मैक्सिमम 200, और हर वन के स्टेप्स में हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें अगली वैल्यू लेनी है स्पेंडिंग स्कोर इक्वल टू एस टी डॉट स्लाइडर, इसमें क्या करना है, हमें स्पेंडिंग स्कोर की वैल्यू लेनी है, स्पेंडिंग स्कोर, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 देते हैं, और 100 मैक्सिमम वैल्यू, और 50 के स्टेप्स में हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में देखिए एनुअल इनकम में स्पेंडिंग स्कोर में यूजर हमें वैल्यू दे देगा। अब हम यहाँ पे प्रिडिक्शन का अपने कोड लिखते हैं, प्रिडिक्ट क्लस्टर,
इफ st.button, अगर तो यूजर बटन दबाएगा, प्रिडिक्ट क्लस्टर, ये बटन अगर यूजर दबाता है तो सिंपल क्या करेंगे, यूजर की जो वैल्यू है उसको numpy एरे में पहले कन्वर्ट करते हैं, और उसकी जो उसने वैल्यूज हमें दी है, सिंपली एनुअल इनकम की दी है एक, तो ये हो गई, और दूसरी वैल्यू हमारी स्पेंडिंग स्कोर की, ये दोनों वैल्यूज को हम लेते हैं एनपी एरे में कन्वर्ट करने के बाद यूजर डेटा में इसको स्टोर करा लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्रिडिक्ट कराना है, ये जो हमने के मीन्स का मॉडल इसमें लोड किया है के मीन्स में, इसी की हेल्प से हम प्रिडिक्ट कराते हैं। तो जो भी प्रिडिक्ट हो गया आएगा उसको हम एक प्रिडिक्टेड क्लस्टर में स्टोर कर लेते हैं, और के मीन्स जो भी हमारा यूजर का डेटा है उसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट यूजर डेटा, और इससे जीरो वैल्यू ले लेंगे क्योंकि इसी में हमारा प्रिडिक्शन आने वाला है। अब उसके बाद हम डिस्प्ले कर देते हैं यूजर को, डिस्प्ले प्रिडिक्शन st डॉट सब हेडर, द कस्टमर बिलोंग्स टू क्लस्टर, जो भी हमारा प्रिडिक्ट होके आया है वो हम अंदर लिख देते हैं, प्रिडिक्टेड यूजर st डॉट राइट। हम क्लस्टर का डिस्क्रिप्शन, आप देखो यूजर तो जानता नहीं इस क्लस्टर के बारे में, तो एक काम कर सकते हैं हम, एक छोटा सा कोड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, क्लस्टर डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। अब ये क्लस्टर डिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे ऐड किया है, यहाँ पे आप देखो अपने जो मॉडल बनाया था, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए सब मॉडल, सॉरी सब क्लस्टर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, जैसे ये देखिए येलो वाला क्लस्टर 4 देखिए, इसमें क्या है एनुअल इनकम तो ज्यादा है लेकिन स्पेंडिंग स्कोर देखिए कम है। वहीं ब्लू क्लस्टर में देखिए इसमें एनुअल इनकम ज्यादा है लेकिन स्पेंडिंग स्कोर भी ज्यादा है। उसी को बस बेसिक हमने टेक्स्ट में लिख दिया है कि जो क्लस्टर 0 है उसमें मीडियम एनुअल इनकम है, मीडियम एनुअल स्पेंड भी है, जिसमें कस्टमर 2 है इसमें लो एनुअल इनकम है और हाई एनुअल स्पेंड है। तो बेसिक ताकि यूजर को अच्छा लगे पढ़ के, बेसिकली हमने उसमें इसमें लिख दिया है। तो बस यही हमें करना है कि जो ऊपर हमने क्लस्टर डिस्क्रिप्शन में देखिए इसको स्टोर किया है ना, तो हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं क्लस्टर डिस्क्रिप्शन में, डॉट गेट करेंगे, और जो भी यूजर ने प्रिडिक्ट किया होगा प्रिडिक्टेड क्लस्टर में उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। ये गेट में क्या होता है, अगर कोई वैल्यू है क्लस्टर में नहीं होगी तो हम उसमें लिख सकते हैं क्लस्टर, या फिर काम करते हैं इसको रहने देते हैं, क्योंकि सिंपली हम ऐप बना रहे हैं, कोई हमें डिप्लॉय तो भी करना नहीं है, सारे चेक्स लगाएं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाएं, तो ये सिंपल अभी ठीक लग रहा है प्रिडिक्टेड। वैसे गेट को 2 वैल्यू देनी होती है, तो एक काम करते हैं इसमें सिंपल इतना लिख देते हैं, लिख ही देते हैं कुछ, क्योंकि क्लस्टर में बेसिकली होता क्या है गेट में, अगर तो वैल्यू प्रेजेंट होती है इसमें क्लस्टर डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रिडिक्टेड यूजर की अगर वैल्यू होगी तो वैल्यू यहाँ से निकाल के रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर नहीं होती है तो कॉमा लगा के हमें दूसरी वैल्यू देनी पड़ती है कि नहीं होने पे क्या होता है, तो वहाँ पे हम लिख ही देते हैं क्लस्टर डिस्क्रिप्शन नॉट अवेलेबल, सिंपल लिख दिया। यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब इसको एक काम करते हैं, देखते हैं रन करके कहाँ पे क्या एरर है उस हिसाब से सही करेंगे। इसको रन करते हैं हम लोग, तो सिंपल कैसे रन कर सकते हैं, स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई, इस तरह से हम सारी स्ट्रीमलीट की ऐप्स को रन कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा फ्रंट एंड आ गया। तो देखिए हम एनुअल इनकम कुछ भी चुनते हैं, मान लीजिए एनुअल इनकम हम चुन लेते हैं 200, और स्पेंडिंग स्कोर भी काफ़ी हाई कर लेते हैं। अब देखते हैं प्रेडिक्टेड यूजर, तो ये हमारा क्लस्टर 1 से बिलोंग कर रहा है, और अगर हम एनुअल इनकम मीडियम लेते हैं और स्पेंडिंग स्कोर भी ऑलमोस्ट मीडियम लेते हैं तो देखते हैं, तो भी 1 से आ रहा है। अगर हम इसको 0 0 कर देते हैं तो 4 क्लस्टर आ रहा है। तो आप इसको डिफरेंट वैल्यूज के लिए ट्राई कर सकते हो, और वहाँ पे यूजर पढ़ भी सकता है, जैसे वो कस्टमर बिलोंग्स टू क्लस्टर 4, तो जो क्लस्टर 4 है तो क्लस्टर्स कस्टमर्स विद लो इनकम एंड लो एनुअल स्पेंड, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप ट्राई करके देखो। देखिए 2 आ गया, तो सारे क्लस्टर आपको 5 के 5 क्लस्टर यहाँ से आएंगे। तो ये तो हमारा सिंपल फ्रंट एंड हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, हाँ, इसको हमें करना क्या है, एक हम डॉकर इमेज बनाते हैं इस पूरे अपने प्रोजेक्ट को, और उसको डॉकर हब में डिप्लॉय करते हैं। अब देखिए डॉकर फाइल बनाने के पहले हमें ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल जनरेट करनी पड़ती है, जो आप सिंपली आप काम करते हैं इसको, सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। हाँ, इन्वायरमेंट कभी कभी रीस्टार्ट हो जाता है, माई एनवी एस कैपिटल से होगा, स्क्रिप्ट एक्टिवेट। हाँ, तो हमें करना क्या होता है, रिक्वायरमेंट फाइल अगर आपको इस तरह से जनरेट करनी है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, सारा लिखा होता है कौन कौन सी लाइब्रेरी आपने यूज़ की है, क्योंकि इसको हमें डिप्लॉय करना है ना इमेज में, तो अभी आपको इसको इसका यूज़ बताएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना ये होता है पिप पिप फ्रीज, ये एरो, और यहाँ पे फाइल का नाम दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रोटोकॉल है कि आप रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी करके इस यहाँ पे करोगे तो सिंपल सेव हो जाएगी। तो मैंने रन करके इसे दोबारा रन नहीं करा, आप करोगे ये फाइल आपकी भी जनरेट हो जाएगी। आप सिंपली ये जब फाइल जनरेट हो गई, अब हम यहाँ पे एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। अब डॉकर फाइल में देखना आप क्या करना होता है,
डी कैपिटल से होगा, इसी नेम से देखिए फाइल क्रिएट की जाएगी, डॉकर फाइल। देखिए डॉकर फाइल क्रिएट हो गई। अब देखिए इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, एक यहाँ पे कोड पेस्ट करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए इस प्रोजेक्ट को पूरे हम डॉकर में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डॉकर फाइल बनानी होती है, ठीक है। अभी इसको बताएंगे, इस डॉकर फाइल में 5 to 6 कमांड्स लिखे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट ये बढ़ भी सकते हैं, 10 to 12 लाइन्स भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में 5 to 6 लाइन की एक डॉकर फाइल लिखी जाती है। उसको जब हम रन करते हैं तो एक डॉकर इमेज बिल्ड होती है। इस डॉकर इमेज को हम कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, कोई प्राइवेट रजिस्ट्री में, जैसे कि अमेज़न में ईसीआर करके सर्विस होती है, उसमें हम अपलोड कर सकते हैं। डॉकर्स की खुद की ऑफिशियल रजिस्ट्री अपलोड करने की वेबसाइट होती है, जिसे हम डॉकर हब बोलते हैं, हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस डॉकर इमेज को हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो अपने कंप्यूटर पे बिना कोई रिसोर्स कंस्ट्रेंट के, एनवायरनमेंट वेरिएबल के, मतलब कि एनवायरनमेंट के चेंज हुए, वो सिंपल इस डॉकर इमेज को रन करेगा एज ए डॉकर कंटेनर। मतलब जब ये डॉकर इमेज रन होती है तो ये डॉकर कंटेनर बोलते हैं इसको। तो डॉकर कंटेनर रन होगी, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट एक कंटेनर के अंदर रन होता है, ठीक है। तो पूरा प्रोजेक्ट एक डॉकर कंटेनर के अंदर रन होगा, तो कोई भी वर्जन कॉन्फ्लिक्ट होगा या कुछ भी ऐसी फाइल नहीं होगी तो मिसिंग होगी, सब कुछ इस कंटेनर के अंदर होगा, बस ये कंटेनर रन होगा। तो हम इस डॉकर फाइल को समझते हैं कैसे लिखना है। ये देखिए डॉकर फाइल को लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी कॉपी रन एक्सपोज सीएमडी, ये मेन कमांड होते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम में क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट पाइथन में है, तो हमें पाइथन की इमेज चाहिए होगी पूरी डॉकर कंटेनर, डॉकर इमेज को एज ए डॉकर कंटेनर रन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथन 3.11 स्लिम फ्रॉम में लिखते हैं, क्योंकि पाइथन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, देखिए सर्वर पे हमें एक फोल्डर बनाना होगा, यहाँ पे जैसे पूरा ये हम इसको अपलोड करने वाले कहाँ पे, डॉकर हब में, ठीक है। उसके बाद डॉकर में जो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे सर्वर में ये सारी फाइल्स रन करनी होगी, तो एक स्लैश ऐप नाम का एक फोल्डर बनाएंगे हम, ये हमारे कंप्यूटर पे नहीं बनेगा, ये सर्वर पे बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी डॉट स्लैश ऐप, डॉट मतलब सारी फाइल्स को डॉट ऐप में कॉपी कर देंगे। ये हमारे लोकल कंप्यूटर से अभी जब ये डॉकर फाइल को हम रन करेंगे, इसको थोड़ा क्लियर करें। हाँ, तो जब इस डॉकर फाइल को हम रन करेंगे तो सारी फाइल डॉट वाली, मतलब डॉट मतलब क्या होता है कि सारी, लिनक्स कमांड आपको मालूम होगी तो आप ये समझ रहे होगे। डॉट मतलब होता है सारी फाइल को स्लैश ऐप में कॉपी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कमांड रन होगा। इसमें क्या होता है, हम एक अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बनाते हैं, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है, किस वर्जन का कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। सारी फाइल्स लिखी होती है। जब ये कमांड रन होता है पिम इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी लिखी होती है वो सारी सर्वर में इंस्टॉल हो जाती है, क्योंकि जब इसको हम इमेज बनाएंगे, इमेज के अंदर सारी रिसोर्स होनी चाहिए, कोई भी इस इमेज को रन कर सकता है, तो इस इमेज को पूरी तरह से रेडी करके हमें देना होता है। तो सारी समझिए इंग्रेडिएंट्स की तरह होता है, ये सारी जो भी लाइब्रेरी चाहिए होती है सब इसके अंदर होती है, ये इमेज को आप कहीं भी ले जाकर रन कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, एक्सपोज 8501 क्यों करना होता है। अब जैसे कि हमारी जो वेब फ्रंट एंड होने वाला है वो स्ट्रीमलीट में होने वाला है, ठीक है। ये वेब एप्स बनाने के लिए बहुत ही ईजी पाइथन की लाइब्रेरी है, ऐसा आप समझ सकते हो। इसको देखिए स्ट्रीमलीट की ऐप को रन करने के लिए हमने एक पोर्ट दिया हुआ है 8501, इस पोर्ट से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। ये पोर्ट के बिना क्या होगा, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या होता है, सीएमडी कमांड आप क्या रन करना चाहते हो, तो आपको पता होगा स्ट्रीमलीट रन एप डॉट पी वाई से क्या होता है, हम कोई भी फाइल रन कर देते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम एप डॉट पी वाई है, सिंपली वो रन होने लगी। तो ये सारे स्टेप्स लिखते ही क्या हो जाएगा, आपकी डॉकर फाइल रेडी हो जाएगी, जैसे कि आप डॉकर इमेज बना सको। ये कुछ ऑफिशियल साइट से कुछ कमांड बेसिक देख लेते हैं, जैसे बिल्ड करने का। डॉकर की देखिए इमेज कैसे बिल्ड की जाती है, ये कमांड देखिए, ये हम यूज भी करने वाले हैं। डॉकर बिल्ड -t मतलब टैग, आप नेम दे रहे हो माई इमेज, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, और कोलन लगाने के बाद 1.0 2.0 आप कोई भी वर्जन बता सकते हो। ये बहुत ही सिंपल कमांड होता है, जिसे आपको यूज करना होता है। डॉकर इमेज एलएस क्या होता है, कौन कौन इमेज आपके डॉकर में है वो सारी लिस्ट होकर आ जाएंगे। उसके बाद कोई इमेज अगर आपको रन करनी हो तो डॉकर इमेजेस रन, सॉरी ये तो रिमूव करने के लिए, आरएम मतलब होता है रिमूव, और उस फाइल का नाम जो आपको, इमेज का नाम जो आपको रिमूव करनी है। उसी तरह से शेयर करने का, अगर आपको कहीं से कोई इमेज पुल करनी है जैसे डॉकर हब से करनी है, तो आप लिखोगे डॉकर पुल माई इमेज, यानी जो इमेज है उसका नाम, तो सिंपली आपके डॉकर पे पुल हो जाएगी वो इमेज। उसके बाद ये कमांड होता है नेम बदलने का फाइल का, डॉकर टैग, ये जो ओल्ड नेम है आपका उसके लिए स्पेस देके, जो आपका रेपो यानी कि जो भी आपका डॉकर में आपका यूजर नेम हो स्लैश नया नाम, ये भी सिंपल कमांड है। और डॉकर पुश ये होता है आपका, आपकी जो हम लोकल कंप्यूटर में इमेज बनाएंगे उसको डॉकर हब में अपलोड करने के लिए कमांड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉकर पुश माई रेपो, यानी जो आपका यूजर नेम होगा स्लैश प्रोजेक्ट का नेम वो वर्जन, ये हम वहाँ पे अपलोड करें। बाकी एक्स्ट्रा कमांड सब आप देख लीजिएगा, लेकिन ये मेन कमांड होते हैं बिल्ड का और शेयर का। तो एक काम करते हैं, आपके साथ ही लिखते हैं, 4 ही तो लाइन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, फ्रॉम लिखना होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद हमें लिखना होता है कॉपी, ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या आ गया। उसके बाद हमें बताना होता है रन कमांड। उसके बाद एक्सपोज, और लास्ट में सीएमडी। अब ये सारी आपको एक एक करके बता दें। ये फ्रॉम में हमें बताना होता है, जैसे हमारी जो फाइल है प्रोजेक्ट है बेसिकली पाइथन इसके लिए चाहिए होगा, तो जब हम इसको सर्वर में एज ए इमेज डिप्लॉय करें, अपलोड करेंगे, जो भी इसको इंस्टॉल करे वो एज ए कंटेनर जब रन करेगी इमेज, तो उसके में पाइथन ऑलरेडी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे फ्रॉम में वो चीज़ बताते हैं जो रन करने के लिए इसके लिए नेसेसरी है बेसिकली। तो यहाँ पे हम पाइथन फाइल बता देते हैं, और यहाँ पे इसका वर्जन हमें मेंशन करना होता है 3.11, और स्लिम ले लेते हैं ताकि इमेज जो बने हमारी वो साइज में छोटी बने। स्लिम लिखने से, अगर स्लिम आप नहीं लिखोगे तो पाइथन का ओरिजिनल 3.11 वर्जन है जो साइज में काफी बड़ा होता है, जीबी में होता है, वो यूज होगा। लेकिन हम स्लिम लिखेंगे, और ये फाइल आएगी कहाँ से, देखिए डॉकर हब से ही डाउनलोड की जाएगी जब भी आपका ये कोई रन करेगा एज ए कंटेनर। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी में देखो हमें क्या बताना होता है कि कोई एक डायरेक्टरी आपकी वहाँ पे सर्वर पे क्रिएट की जाएगी जहाँ पे ये एज ए डॉकर इमेज अपलोड होगी, और फिर जो अपने कंटेनर पे रन करेगा बेसिकली स्लैश ऐप, वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा, आपके कंप्यूटर पे नहीं क्रिएट होगा, ये वहाँ पे सर्वर पे क्रिएट होगा। उसके बाद कॉपी में बताना होता है जो भी सारी फाइल्स हम जिस, देखिए अगर ये डॉकर फाइल आप वहीं पे क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे ये सब फाइलें रखी, तो आप सिंपली लिखोगे डॉट, यानी यहाँ की सारी फाइलें कॉपी हो जाएं
स्लैश ऐप में, स्लैश ऐप कहाँ पे था, ये सर्वर पे क्रिएट होगा, तो वहाँ पे सारी फाइलें कॉपी हो जाएंगी, डॉट मतलब यहाँ की सारी फाइलें, उसके बाद रन करना है। अब देखिए रन में क्या करना है, क्योंकि सर्वर में ये जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर देखिए जो सारी लाइब्रेरीज हैं ये वहाँ पे भी इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी तो हमारा कोड रन करेगा। तो डॉकर फाइल के अंदर जाके हम रन कर देंगे, मतलब इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल -r, यानी रिकर्सिवली बार बार होता रहे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर जो भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी वहाँ पे रन हो जाएंगी। उसके बाद एक्सपोज करना होता है, जो हमारी स्ट्रीमली टैब होती है, इसको एक पोर्ट चाहिए होता है रन करने के लिए। तो 8501 ये पोर्ट हम इसको अलॉट कर देते हैं। उसके बाद सीएमडी में हमको कमांड लिखेंगे जिससे हमारी फाइल रन होगी। तो स्ट्रीमलेट कॉमा सॉरी कॉमा रन और ऐप डॉट पी वाई, क्योंकि हमारी इस जो ऐप है जो हमें रन करनी है इसका नाम ऐप डॉट पी वाई, यहाँ पे हम ऐप डॉट पी वाई लिख देते हैं। ये सिंपली हमारी बन गई डॉकर फाइल। अब यहाँ से हम इसको इमेज में क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से सिंपली इसको पहले सेव कर लेते हैं सारी फाइल को। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी क्लस्टरिंग ये जुपिटर नोटबुक है इसकी वैसे कोई है आवश्यकता मतलब है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से जो मॉडल है अपना पीकेएल के रूप में स्टोर कर लिया है, जो हम इस ऐप डॉट पी वाई फाइल में यूज करने वाले हैं। तो अभी तो हम जगह पहले इसकी एक इमेज बनाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एज ए इमेज कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम डॉकर हमें अपलोड करेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि ये क्लस्टर डॉट आई पी वाई एन बी फाइल ना जाए, तो आप डॉट डॉकर इग्नोर करके एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर ये फाइल मेंशन कर दोगे, तो सिंपली ये फाइल जो होगी ये अपलोड एज इमेज कन्वर्ट नहीं होगी। बट चूंकि देखो बहुत छोटी फाइल है, इसमें अभी दिमाग नहीं लगाते हैं, सिंपल यहाँ पे हम अपनी एक इमेज क्रिएट करते हैं। में लिखना पड़ता है डॉकर बिल्ड -t, यानी टैग दे रहे हैं, उसका नेम दे रहे हैं, नेम हम इसका दे देते हैं, मान लीजिए ए बी सी नाम अभी दे लेते हैं। वैसे भी इसको एक बार चेंज करना पड़ेगा, बताएंगे आपको क्यों चेंज करना है, और डॉट लगा के इसको हम एक बार रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसकी इमेज बिल्ड करना स्टार्ट करेगा हमारे प्रोजेक्ट की। अब देखिए इसने ये बिल्ड कर दी। अब देखिए इसने इसने इतना टाइम और जल्दी आपका बिल्ड नहीं होगा 3 सेकंड में, ये इसलिए बिल्ड हो गई क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ क्रोम। ये देखिए ये 20 मिनट पहले मैंने एक बार ये प्रोजेक्ट ट्राई किया था अपलोड करने का कि सब सही से चल रहा है कि नहीं, तो ये उसी का यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो लेयरिंग इसने कैश कर ली, इसमें क्या हुआ पहले से एक बार किया गया तो वही लेयर्स इसको मालूम लग गई सेम लेयर है, उसने कैश कर लिया। वरना सिंपल ये कमांड कमांड आप रन करोगे तो आपको ये बिल्ड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसके बाद सिंपली हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं, डॉकर रन चल रहा है कि नहीं, -p पोर्ट 8501 जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है इसी में बाइंड कर लेते हैं, ऊपर मेंशन किया है ना कोलन 8501, और इसको रन कर लेते हैं। कितने फाइल का नाम क्या था, फाइल का नेम कहाँ गया, फाइल का नेम एबीसी था, हाँ एबीसी। को रन करके एक बार हम देखते हैं। ये रन हो रहा है लोकल होस्ट में, इसको हम लोकल होस्ट लोकल होस्ट अपना रन करके हम देखते हैं एक बार चल रहा है कि नहीं सही से। इसकी वैल्यू फुल करते हैं। अभी देखिए हमारे कंप्यूटर में रन नहीं हो रहा है, ये देखो चल रहा है। तो फिर से हम पूरा कम कर देते हैं, ये देखिए चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये एज ए इमेज रन कर रहा है, ठीक है, इसमें सॉरी एज ए कंटेनर रन कर रहा है यहाँ पे। तो अब सिंपली हम करते क्या है, यहाँ पे आते हैं, इसको हम वो कर देते हैं, सॉरी अपलोड कर देते हैं। इसके लिए हम कहाँ गया, एक कमांड प्रॉम्प्ट लेते हैं, अरे वो हट गया, ओके एक बार जल्दी से हम इसको स्टेप्स इन्वायरमेंट फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं। हाँ तो अब सिंपल इसको पुश करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉकर डॉकर कहाँ गया, हाँ डॉकर पुश। डॉकर पुश से पहले देखिए हमको नेम बदलना पड़ेगा इसका। तो देखिए नेम क्यों बदला जाता है, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपका प्रोजेक्ट आपके अपने डॉकर हब में अपलोड होगा, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको ये यूजर नेम होगा ना, इस पे स्लैश लगा के आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना होता है। ये देखिए जैसे 33131 क्या है, ये देखिए यहाँ पे नेम दिया हुआ है, ऐसे आपका भी कोई एक यूनिक नेम दिया जाएगा, तो उसके बाद स्लैश लगा के जो आपका प्रोजेक्ट का नाम हो इस तरह से इसका नाम है, प्रोजेक्ट को नेम देना होता है। तो हमने तो क्या किया, अभी सिंपल इसका नेम रखा हुआ है एबीसी करके, लेकिन एबीसी दिया है ना, देखिए एक बार क्या दिया था, नाम भूल गया। हाँ एबीसी था, तो अब हमें एबीसी से चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नेम बदलना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे डॉकर टैग, अभी जो नाम है ए बी सी। अब जो उसके बाद जो आप नया नाम देना चाहते हो, तो हम 333131 जो हमारा यूजर नेम दिया गया स्लैश, हम नया नाम मान लीजिए देना पे चाहते हैं मॉल 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 कस्टमर क्लस्टरिंग, ये नाम देना चाहते हैं। और इसके बाद इसका कोई वर्जन अभी नहीं बताना पड़ेगा, तो रन करते हैं। रन हो गया, अब हम इसको पुश कर सकते हैं, डॉकर पुश 333131 स्लैश जो नेम दिया है मॉल कस्टमर क्लस्टरिंग्स, और यहाँ पे हमको लगाना होता है कोलन और बताना होता है इसका वर्जन। वर्जन उसका लेटेस्ट बता देते हैं, आप कुछ भी वर्जन रखते हो, अगर आपका फर्स्ट वर्जन है और आप जानते हो उसके बाद कई और वर्जन आने वाले हैं, तो 1 2 3 करके आप नेमिंग कर सकते हो। अब इसको हम यहाँ पे पुश करते हैं, तो ये देखिए एक एक करके लेयर यहाँ पे बिल्ड करेगा और सारी यहाँ पे पुश कर देगा। तो अभी तो देखिए यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं, लास्ट प्रोजेक्ट 25 मिनट पहले आया था जो मैंने ट्राई किया था। इसको बंद कर देते हैं इसको। तो ये देखिए 26 मिनट पहले आया था, अभी यहाँ पे जैसे लेयर बिल्ड हो जाएंगी तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सिंपल। उसके बाद इसको हम रेंडर में डिप्लॉय कर देंगे, तो अभी देखिए इमेजेस बिल्ड हो रही हैं, सॉरी लेयर्स। अब ये बिल्ड हो जाती हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पे सारी पुश्ड हो गई। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं इसमें आई कि नहीं आई।
ये देखिए मॉल कस्टमर क्लस्टरिंग करके हमारा प्रोजेक्ट 1 मिनट पहले यहाँ पे एज़ ए इमेज यहाँ पे अपलोड हुआ है। अब इसको कोई भी चाहे यहाँ पे देखिए क्लिक करके आप हो या कोई भी हो एज़ ए इमेज यहाँ से देखिए इस कमांड को रन करके अपने डॉकर में सिंपली वो अपने कंप्यूटर में इमेज को ला सकता है और एज़ कंटेनर बना के रन कर सकता है। बिना कुछ उसको की इंस्टॉल किए डिपेंडेंसी सिंपल ये एज़ ए डॉकर कंटेनर रन होने लगेगा। अब हम इसको रेंडर में देखते हैं डिप्लॉय कैसे करना है। अब देखिए सिंपली यहाँ पे रेंडर खोल लिया है। अब इस इमेज को हमें क्या करना है, इस रेंडर में डिप्लॉय करना है। तो आप अपने डैशबोर्ड में क्लिक करोगे, इसके बाद डिप्लॉय ए वेब सर्विस में क्लिक करोगे और यहाँ पे एक्जिस्टिंग इमेज पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको नेम देना होता है, किस फॉर्मेट में देना होता है, docker.io लगा के स्लैश आपको यहाँ पे अपनी फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली यही करते हैं, पहले लिखते हैं docker.io स्लैश। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी फाइल का नाम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे अब पेस्ट करते हैं और यहाँ पे उसके बाद सिंपल देखिए फेच हो गई। अब इसके बाद इसको कनेक्ट करते हैं। हो सकता है यहाँ पे इसका वर्ज़न नेम भी देना पड़े, पर हम ऐसे ही ट्राई करते हैं अभी। कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद नीचे आना है, आपको ये फ्री वाला टियर इसे यूज़ करना है और ये रीज़न वगैरह आप सब बाकी सब खाली छोड़ दो। अब कोई प्रोजेक्ट होते हैं आगे आपको दिखाएँगे जिसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टोर करने पड़ते हैं, वो हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अब डिप्लॉय एज़ ए वेब सर्विस में हम क्लिक कर देते हैं। अब थोड़ा टाइम लेता है, यहाँ पे सारी रन करेगा इमेज को एज़ ए कंटेनर और उसके बाद इस ये जो लिंक आपको दिखाई जा रही है मॉल कस्टमर क्लस्टरिंग, इसके में जाके एक लिंक आप किसी को भी दे दोगे, वो उसके कंप्यूटर पे सिंपली रन करने लगेगी। तो अभी तो देखिए थोड़ा बिल्ड करने में इसको टाइम लगेगा, तब तक हम पॉज़ कर देते हैं। देखिए लाइव हो गई यहाँ पे। पहले इन प्रोग्रेस लिखा था, अब देखिए लाइव हो गई। देखिए कितनी देर तक ये कुछ कमांड रन करता रहा 3-4 मिनट तक। अब इस लिंक में देखिए आपका जो प्रोजेक्ट था, वो एक्टिव हो जाएगा। पहली बार में देखिए थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में। तो उसके बाद ये क्योंकि फ्री टियर भी तो है, इसमें कोई आपका सीपीयू और कुछ भी आपने परचेज़ नहीं किया है। तो सिंपली देखिए आपकी वेब सर्विस जो थी होस्ट हो गई। अभी थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या एज़ ए इमेज जो थी वो एज़ ए कंटेनर यहाँ पे रन कर रही है सर्वर में। हमने देखिए कुछ नहीं किया, ये हमारे कंप्यूटर में रन नहीं कर रहा है। ये वेबसाइट आप किसी को भी भेज दोगे अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, वो सिंपली इसका यूज़ कर सकता है। वो अपनी यहाँ पे मान लीजिए अगर ये रियल वैल्यूज़ पे डिपेंड होता तो वो अपनी इनकम दे सकता था, स्पेंडिंग स्कोर ये देखिए, मतलब मॉल वाले जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि ये जो हमारे पास नया कस्टमर आया है, उसका एनुअल इनकम मान लीजिए इतना है और स्पेंडिंग स्कोर उसको इतना है। तो मॉल वाले डिनोट करते हैं, मतलब असाइन करते हैं किसी कस्टमर को और फिर वो प्रिडिक्ट यूज़र करते हैं। वो जान जाते हैं कि ये जो कस्टमर ये क्लस्टर 3 का है, तो उसी हिसाब से उसको एड्स और ऑफर्स अवेलेबल करा सकते थे। तो ये देखिए सिंपल प्रोजेक्ट था जो कि डिप्लॉय हो गया इसमें। तो बेसिकली हमने किया क्या, एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने पूरी सॉरी इसको बंद करते हैं। हाँ, तो ये देखिए पहले पूरा हमने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? के मीन्स और उसके बाद हमने दूसरी कौन-सा था? डीबीस्कैन हाँ, दोनों एल्गोरिदम्स को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हमने उसका फ्रंट एंड देखिए स्ट्रीमलीट में बनाया। उसके बाद हमने एक डॉकर फाइल क्रिएट की। डॉकर फाइल के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट को एज़ ए इमेज बनाया और इमेज बनाने के बाद ये देखिए, हमने उसको डॉकर हब में अपलोड कर दिया है। बेसिकली अगर आप ये ना भी चलाओ, ये सॉरी ये वेबसाइट, सिंपली अगर आप ये किसी को इमेज की अपनी लिंक दे दोगे, तो वो यहाँ से पब्लिक है ना क्योंकि, तो ये सिंपली रन कमांड करके अपने उसमें डॉकर में वो ये प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर में रन कर सकता है। लेकिन हमने उसको एक स्टेप आगे ले गए, हमने उसको रेंडर में डिप्लॉय किया और रेंडर में डिप्लॉय करने के बाद हमें एक लिंक प्रोवाइड होती है जो कि फ्री टियर है ये और वहाँ पे जाके आप कोई भी इसको इस वेबसाइट को होस्ट रन कर सकता है। तो बस ये एक छोटा-सा प्रोजेक्ट था क्लस्टरिंग के ऊपर, तो होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।